गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई द्वंद्वात्मक प्रणाली का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स, जैसा मैंने बताया, जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण कार्य था वो द्वंद्वात्मक पर ही दिया था। टॉपिक समझने से पहले हम द्वंद्व को समझते हैं कि द्वंद्व क्या है। द्वंद्व अर्थात दो वस्तुओं, दो सोच के एक दूसरे के विपरीत होना द्वंद्व कहलाता है। जैसे एक वाद होता है, वाद के प्रतिपक्ष में होता है प्रतिवाद, और प्रतिवाद और वाद में परस्पर संघर्ष होता है और एक नए समाज की स्थापना होती है या एक नए समूह की या बात की स्थापना होती है, उसे हम बोलते हैं संवाद। इस प्रकार वाद होता है, प्रतिवाद होता है और संवाद होता है। कार्ल मार्क्स सर्वप्रथम हीगल से बहुत अधिक प्रभावित थे। हीगल उनके गुरु थे, तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने सभी परिवर्तनों का कारण भौतिकवाद को माना। हीगल ने माना था कि किसी भी परिवर्तन का कारण विचार होते हैं, यानी सबसे पहले विचारों में परिवर्तन होता है। सबसे पहले विचार आते हैं हमें किसी परिवर्तनशीलता के बारे में। विचारों से ही हम बाहर की भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं। विचारों के प्रभाव से ही हम ये परिवर्तन करते हैं। ये दिया था हीगल ने कॉन्सेप्ट। जबकि मार्क्स ने बोला कि नहीं, सबसे पहले बाहर की भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है और इन भौतिक वस्तुओं से फिर विचारों में परिवर्तन होता है। इसलिए मार्क्स ने भौतिकवाद का भी जो विचार था वो दिया। तो मार्क्स ने बताया कि भौतिकवाद, सबसे पहले भौतिकवाद होता है, भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है। इन सभी कारणों से जो हीगल का द्वंद्ववाद है, उसके द्वंद्ववाद को उन्होंने शुद्ध करके, उन्हें परिवर्तन करके मार्क्स ने दिया। इसके संदर्भ में मार्क्स ने हीगल के ही दिए गए विचार के संदर्भ में अपने विचार कुछ इस पंक्तियों में दिए हैं। मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं, इनके विपरीत है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल खड़ा था, जबकि मार्क्स ने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यानी कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था, हीगल ने बताया था कि विचारों में सबसे पहले परिवर्तन होता है, फिर बाहरी संसार में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बिल्कुल विपरीत रूप से प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है, फिर विचारों में परिवर्तन होता है। इसलिए उन्होंने मार्क्स के जो सिद्धांत थे उसे सिर के बल खड़ा हुआ पाया तथा अपने विचार देते हुए कहा कि मैंने मार्क्स के सिद्धांत को, जो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये कुछ विचार उन्होंने द्वंद्ववाद के संदर्भ में दिए। अब हम बात करते हैं कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद की जो प्रणाली थी बहुत ही रहस्यवादी बताई। मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक विकास को मानते थे, लेकिन विकास के कारण आत्मा, विवेचन तथा चिंतन आदि को नहीं मानते थे। ठीक है। मार्क्स सामाजिक अध्ययन में भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र की तरह अध्ययन करना चाहते थे। प्राकृतिक विचारों की तरह सामाजिक अध्ययन भी उन कारकों का अध्ययन किया जाए जो मूर्त हैं, मूर्त अर्थात कि जो हम देख सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार का अध्ययन बताया। मार्क्स ने भौतिक पदार्थ, पृथ्वी, पत्थर, मिट्टी आदि वस्तुओं को सत्य माना, जबकि हीगल ने इसे रहस्यवादी तथा अगम्य माना था। ठीक है। मार्क्स मूर्त होने के कारण गम्य है, यानी पदार्थ जो है वो मूर्त है, हम जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए वो गम्य है। इस प्रकार अपने इसी सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद का उदाहरण प्रस्तुत बताया और इसी को अपने पूंजीपति जो वर्ग संघर्ष था उसके साथ जोड़ा। इस प्रकार मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक प्रणाली को दिया तथा इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पूर्ण समग्रता। इसमें मार्क्स ने बताया कि प्रकृति पूर्ण समग्रता के रूप में देखते हैं, जिसमें सभी वस्तुएं एवं घटनाएं एक दूसरे से संबंधित रहती है। कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्ववाद में प्रकृति की वस्तुओं को संबंधित व संगठित मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृति की सब घटनाओं को पृथक, स्वतंत्र, असमय नहीं देखना चाहिए।
सभी घटनाएं, सभी वस्तुएं, सभी जितने भी विचार हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित है। इसलिए किसी भी घटना के संदर्भ में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए संबंधित कारकों एवं घटनाओं का अध्ययन एक पूर्ण समग्रता के रूप में करना अवश्यंभावी है, बहुत जरूरी। इसी प्रकार मार्क्स ने अपना दूसरा जो बिंदु था वो था सतत परिवर्तन एवं परिवर्तनशीलता। मार्क्स ने बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु निरंतर गतिशील है, उसमें निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जो जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं उनमें विकास, उनका उद्भव होता है, विकास होता है एवं फिर उसमें उसका विनाश होता है। इस प्रकार सारी जो चीजें हैं वो गतिशील हैं। पदार्थ सक्रिय होते हैं तथा भौतिक पदार्थों में भी विरोधी तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया का आधार मार्क्स के अनुसार संघर्ष है। मार्क्स ने सभी वस्तुओं के विकास का आधार संघर्ष बताया है। उन्होंने समाज के विकास का आधार भी संघर्ष ही बताया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्क्स ने बताया था कि हर समाज का विकास जो होता है उसके पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, यानी दो वस्तुओं में संघर्ष होता है और एक नए समाज की स्थापना होती है, यानी दो वर्गों में संघर्ष होता है। हर समाज में जब भी समाज का निर्माण होगा उनमें धीरे धीरे दो वर्गों का उदय होगा, दो वर्गों में परस्पर संघर्ष होगा और एक नए समाज की स्थापना होगी। इसी प्रकार इसके संदर्भ में भी मार्क्स ने एक बहुत अच्छी कोटेशन दी है। समस्त प्रकृति छोटे से लेकर बड़े तक, बालूकण से लेकर सूर्य तक, वाहकरण से लेकर व्यक्ति तक चले जाने की निरंतर स्थिति, निरंतर प्रभाव एवं परिवर्तन की स्थिति में रहते हैं। यानी हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थूल नहीं है। मार्क्स परिवर्तन से, मात्रात्मक परिवर्तन से अब वे गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि विकास की प्रक्रिया को केवल मात्र द्वंद्वात्मक के अनुसार ही समझा जा सकता है। छोटे छोटे मात्रात्मक परिवर्तन से भी बड़े बड़े गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये उन्होंने अपने अध्ययन में समझाया। परिवर्तन की क्रिया निरंतर आगे की ओर बढ़ती है, वो पूर्व अवस्था को कभी नहीं दोहराती है। विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में होती है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक परिवर्तन सदैव उन्नति की ओर होता है। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन चक्र के रूप में नहीं अपितु सरल से जटिल अवस्था में होता है। हम लोग, जैसा कि आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में मार्क्स ने एक सीधी रेखा में परिवर्तन बताया था कि हमेशा वस्तुओं में परिवर्तन एक सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। इस प्रकार मात्रात्मक परिवर्तन पहले धीरे धीरे होता है एवं एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन पर वो पहुंच जाती है। इसी प्रकार उन्होंने चौथा कारण बताया, चौथी जो विशेषता बताई वो थी संघर्ष एवं द्वंद्ववाद। जैसा कि मैं बताया मार्क्स ने कि संघर्ष विकास की प्रक्रिया का एक अवश्यंभावी भाग है। संघर्ष आंतरिक एवं बाह्य किसी भी रूप में हो सकता है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का मूल कारण आर्थिक तत्वों में संघर्ष है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वस्तुओं में वाद, प्रतिवाद, विनाश, सकारात्मक एवं नकारात्मक सभी पक्ष होते हैं तथा इन पक्षों में परस्पर संघर्ष होता है और संघर्ष ही विकास का मूल कारण होता है। यानी किसी भी वस्तु में यदि संघर्ष है और विकास है तो उसका मूल कारण जो है वो संघर्ष ही माना गया है। इस प्रकार मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो भौतिकवादी है। विकास संघर्ष एवं द्वंद्व के कारण होता है। सभी वस्तुओं में विरोधी तत्व होने के कारण उसमें निरंतर संघर्ष एवं टकराव होता है। यही इसी द्वंद्ववाद को मार्क्स ने अपने समाज वर्गहीन वर्ग व्यवस्था में बताया था। जब मार्क्स ने अपनी मान्यता दी थी कि आर्थिक प्रणालियों पर स्वामित्व होता है किसी एक वर्ग का, तो धीरे धीरे उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, उत्पादन के जो भी तत्व होते हैं, उन सभी पर उनका एक अधिकार जमता जाता है
और उस एकाधिकार के कारण ही जो दूसरा वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो साधनहीन वर्ग था, वो धीरे धीरे उसके प्रति एक संघर्ष की चेतना उत्पन्न होती है। वो ये इस चेतना का उसमें विकास होता है कि मेरे साथ यहाँ पे अन्याय किया जा रहा है। धीरे धीरे वर्गों का निर्माण होता है, वर्ग संघर्ष होता है और एक नए समाज की स्थापना होती है। इसी प्रकार मार्क्स ने एक और अपनी विशेषता भौतिक निर्णायकवाद भी बताई है। मार्क्स ने बताया कि द्वंद्ववाद में सबसे पहले परिवर्तन पदार्थों में होता है। पदार्थ ही विश्व का मूल है, यानी वास्तविकता जो है भौतिक जगत में ही है। सबसे पहले वस्तुओं में परिवर्तन होता है और इन्हीं परिवर्तनों से अंत में विचारों में परिवर्तन आता है। ठीक है, इस प्रकार विकास की प्रक्रिया का आधार जो होता है वो भौतिक पदार्थों में आंतरिक द्वंद्व होता है, आंतरिक विरोध होता है भौतिक पदार्थों में और एक नए समाज की स्थापना होती है। इस प्रकार मार्क्स ने अपने भौतिक द्वंद्ववाद की ये विशेषताएं बताई हैं। अब हम आगे मार्क्स और हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक और इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। धन्यवाद।